हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हमारी कक्षा 11 भूगोल की यात्रा चल रही है। इसमें हम चैप्टर महासागर महाद्वीप का उसके वितरण को हम पढ़ रहे हैं। मैंने जैसा आपसे वादा किया था कि मैं आपको टॉपिक वाइज आपके लिए मैं जो पिछले क्वेश्चंस आए हुए हैं आईएएस में, आरएस में या फिर यूजीसी नेट में, वो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपकी 11वीं की जो भूगोल है ना, वो कितना इंपॉर्टेंस रखती है आपके लिए। आप समझते तो हैं कि भूगोल को 11वीं भूगोल पढ़ना चाहिए, 11वीं की एनसीईआरटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन किस प्रकार होगी ये आपको सामने लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। और जब आप ये क्वेश्चन आप करेंगे ना, तो आपको विश्वास होगा कि भाई मैं कर सकता हूँ, है ना। आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। तो लीजिए, समय को खराब न करते हुए मैं शुरू करता हूँ। ये क्वेश्चन ज्वालामुखी से संबंधित है। मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं पार्ट से संबंधित क्वेश्चन नहीं लाऊंगा, बट टॉपिक वाइज लाऊंगा। जैसे भूकंप की ला चुका हूं, अब मैं ज्वालामुखी से ला रहा हूं। ज्वालामुखी से जितने भी क्वेश्चंस मेरे से बन रहे थे, लगभग वो क्वेश्चन लाने का प्रयास है। और आप जब इन्हें करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जैसा हमने पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है उन्हीं में से तो आता है। यानी 11वीं की अगर हम अच्छी तरह तैयारी करें, 12वीं की करें, 9वीं 10वीं की करें, तो हम कोई भी एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए आप यहां पर कि मैग्मा पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है और फिर ठोस हो जाता है, यह कहलाता है। अब देखो मैग्मा की बात करें तो हम एक बार ज्वालामुखी के बारे में बात करना चाहेंगे। सर आपने बताया था कि यहाँ पर स्थल मंडल होता है जो 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक का होता है, 100 किलोमीटर तक का होता है, माफ कीजिएगा। नीचे दुर्बलता मंडल होता है। यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जहां से संवहनी तरंगे निकलती है, चट्टाने पिघलती है। जब चट्टाने धरातल के अंदर होती है तो वो कहलाती है मैग्मा, और जब धरातल के बाहर आ जाती है ना, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है लावा। तो इसका ये आपके एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में आया हुआ है, यानी एमपी प्रोफेसर के एग्जाम में आया हुआ है। और आप 11वीं के विद्यार्थी और आप कर पा रहे हैं क्या, देखते हैं। कार्ज नहीं सर, ग्रेनाइट नहीं, लावा या सिलिकेट। तो इसका उत्तर हो जाएगा लावा। बिल्कुल हम जानते हैं कि जब चट्टानों का पिघला हुआ रूप जब धरातल के ऊपर आता है तो वो लावा कहलाता है। यह मैग्मा का जो रूप है वो लावा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख, इस सामग्री को क्या कहा जाता है। बिल्कुल एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, मैंने आपको बताया भी था एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है यहां से, है ना। आपके इंग्लिश में लिखा हुआ भी है कि हमने बताया था ज्वालामुखी से 3 पदार्थ निकलते हैं। या तो वाष्प निकलती है, जिसमें हम वाष्प और गैस कह सकते हैं, हम वो निकलती है। हम इसमें विखंडित पदार्थ धूल कणों की बात कर सकते हैं और लावा की बात कर सकते हैं। और ये कहा था कि जो धूल कण और राख है उसको एक शब्द दिया गया था, वो क्या था, वो था पायरोक्लास्टिक। क्या शब्द था, पायरोक्लास्टिक। हाइपरक्लास्टिक नहीं है, हेपीरोक्लास्टिक नहीं है, सीरोक्लास्टिक नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा, पायरोक्लास्टिक। बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और आया हुआ कहां पर है, ये भी प्रोफेसर के एग्जाम में आया हुआ है, 2018 के एमपी के अंदर एग्जाम में आया हुआ है। तो कर पा रहे हैं ना आप इनको रिलेट, है ना। तो ये चीज आपके सामने आ रही है। आपको यहां पर मैंने बताया था कि धूल जो जलवाष्प निकलती है सबसे ज्यादा कौन सी निकलती है, वो जलवाष्प होती है, 70% भाग रखती है। चट्टानी होती है, उनमें खनिज सबसे ज्यादा, जिस खनिज की मात्रा होती है वो सल्फर होता है। ये सब चीजें बात की थी हमने आपसे। ज्वालामुखी उद्गार, ये मैंने कहा था एनसीईआरटी से अलग है। बताया था आपको मैंने कि ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्राय विस्फोटक नहीं होता है। आप याद कीजिएगा, थोड़ा अगर आप याद करेंगे, जोड़ डालेंगे, तो मैंने बताया था ज्वालामुखी के प्रकार बताए थे। और ज्वालामुखी के जो प्रकार बताए थे वो बताए थे आपके पास में, एक तो बताया था उद्गार की अवधि के आधार पर, उद्गार की अवधि के आधार पर। और जो उद्गार की अवधि थी ना बेटा, उसमें थे 3। एक तो था आपके पास में सक्रिय ज्वालामुखी, एक था आपके पास में शांत ज्वालामुखी, और एक था आपके पास में सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है ना। सक्रिय में आपके एटना स्ट्रोम्बली थे। स्ट्रोम्बली जो सिसिली द्वीप पर पाया जाता है इटली के अंदर, और आपके पास में स्ट्रोम्बली लिपारी द्वीप पर पाया जाता है, माफ कीजिएगा, लिपारी द्वीप पर पाया जाता है। और जबकि एटना कहां पाया जाता है, एटना भी इटली में जो सिसिली द्वीप पर पाया जाता है। शांत ज्वालामुखी भी पढ़े थे हमने, सुषुप्त ज्वालामुखी भी पढ़े थे, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। एक दूसरा प्रकार बताया था कि उद्गार के प्रकार के आधार पर, यानी उद्गार हो रहा है वो केंद्रीय आधार पर हो रहा है, दरार से हो रहा है, ये केंद्र से हो रहा है, उसके आधार पर 3 बताए थे मेरे प्रकार। तो पहले पे था हवाई तुल्य, दूसरे पे था स्ट्रोम्बली, तीसरे पे था वल्कियन, और चौथे पे था पीलियन। और चूंकि ये क्रम है माफ कीजिएगा, थोड़ी जुकाम लग रही है, चूंकि ये क्रम है उसी के आधार पर इसकी विनाशक रूप था। यानी हवाई तुल्य बिल्कुल शांत ज्वालामुखी था, इससे ज्यादा थोड़ा सा जो विस्फोटक था वो स्ट्रोम्बली था,
इससे ज्यादा विस्फोटक वल्कियन था और सबसे ज्यादा विस्फोटक पीलियन था। तो आपके पास में लिखा हुआ है कि कौन सा एक प्राय विस्फोटक नहीं होता है। यूपी के जो स्कूल लेक्चरर एग्जाम में आया हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा हवाई तुल्य। कौन सा हो जाएगा? हवाई तुल्य जो होता है वो प्राय विस्फोटक नहीं होता है, शांत होता है। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है? आप ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न कर पा रहे हैं, और आप छोटे मोटे स्तर के नहीं कर रहे हैं, आप यूजीसी नेट के भी कर रहे हैं। अभी आप देखना यूपीएससी के क्वेश्चन भी आप ही करेंगे, आप, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? अभी अभी मैंने यहां से बात की थी आपसे कि सक्रिय ज्वालामुखी में एटना और स्ट्रोम्बली था इटली का, और भारत का कौन सा था? बैरन था। उन्होंने बताया था बैरन यानी बैर रखना, यानी बैरन का सक्रिय ज्वालामुखी हो गया। आपके पास में शांत ज्वालामुखी कौन सा था? माफ कीजिएगा, शांत ज्वालामुखी में कोहे सुल्तान था, देवमन था। और सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा था? अपना नारकोंडम था। और उधर आप विश्वेश की बात कर रहे थे, है ना। तो यहां पर देखिए आप, कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी जो भारत में स्थित है? तो एक तो है नारकोंडम, मिनिकॉय, बैरन द्वीप, अमीन द्वीप। यूपीएससी प्री 2010 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं आप। यूपीएससी प्री 2010 का क्वेश्चन कर रहे हैं आप। देखिए अब आप देखिए यहां पर क्या मजा आएगा आपको। नारकोंडम एक ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी है, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप ये लक्षद्वीप के द्वीप है, ये ज्वालामुखी नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बैरन द्वीप हो जाएगा, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जबकि नारकोंडम क्या है? वो एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है ना, दोनों भारत में है। तो आप कर पा रहे हैं। देखिए आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग ढंग से करेंगे, रुचिकर से करेंगे तो मजा आएगा बेटा, है ना। और जो बच्चे, बिल्कुल आपको ध्यान से यहां पर देखना है, मैं क्वेश्चन करूं उससे पहले आपको पोज करके मैं आपका आंसर तक पहुंचूं, उससे पहले आपको अपना आंसर बता देना है, खुद को देखना है। और कमेंट बॉक्स में बताएं आप कि आपका आंसर क्या आ रहा है। प्लीज बेटा, आप जितना रिएक्ट करेंगे, जितना बताएंगे, तो मुझे भी लगेगा कि मेरा प्रयास कितना अच्छा है, और फिर मैं आगे भी प्रयास करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रश्न नंबर 5। अभी मैं वीडियो इसलिए डाल नहीं पा रहा, मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन अभी भी मैं डाल रहा हूं। अब मैं रेगुलर क्लास डालूंगा, आप चिंता ना करें। किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? ये थोड़ा सा अलग हटकर क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। यूपी टीजीटी 2011 में है कि जीवाश्म कहां पाए जाते हैं। देखिए जीवाश्म वहां पाए जाएंगे जहां पर चट्टानों में या उसमें, वहां पर आपके जैसे मान लो जीव जंतु हैं, वनस्पति दब जाएगी, वहां पर पाए जाएंगे। आग्नेय तो एक तरीके से मैग्मा का रूप है, वहां तो चट्टानें रुकेगी नहीं, वहां तो जीवाश्म रुकेंगे नहीं, वो जल जाएंगे आपके। कायंत्रित बाधें बनती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवसादी। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? अवसादी चट्टान हो जाएगा। आपको पता है ना कि आग्नेय चट्टान क्या होती है? आग्नेय चट्टान होती है कि जो आपका जो मैग्मा निकलता है, तो मैग्मा अगर धरातल के अंदर जम जाता है, तो वहां पर लेपोलिथ, पैकोलिथ, थैकोलिथ की बात की थी, वो भी आग्नेय चट्टान का रूप है। और बाहर अगर निकलता है तो वो भी आग्नेय चट्टान का रूप है। जब ये आग्नेय चट्टान हवा के द्वारा या किसी के द्वारा, अपर्दन के द्वारा, मान लीजिए अपर्दन हो रहा है, और अपर्दन के द्वारा यहाँ पर बहाकर एक परतें जमा करा लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक परत है और परतदार संरचना जमा करा लेती है, उसको परतदार चट्टान कहते हैं। और जब ताप, दाब, इनकी परिवर्तन के कारण चट्टानों का रूप बदल जाता है, तो उसे हम कायंत्री चट्टान कहते हैं। चट्टानों के अंदर हम बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है ना। क्वेश्चन आपके यूपीएससी प्री में आया हुआ है, हो सकता है कि सारे शब्द नहीं हो, लेकिन आप कुछ शब्द देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लहर ज्वालामुखी का रूप है। जब पंख का प्रवाह होता है, जब एक तरीके से मान लीजिए लावा का प्रवाह होता है, उसको लहर कहते हैं। टफ और लेपिली मैंने बताया था कि जब ज्वालामुखी के टुकड़े निकलते हैं, बम के टुकड़े, चट्टानों के टुकड़े जो मटर के आकार के होते हैं या अखरोट के आकार के होते हैं, तो उसे हम लेपिली कहते हैं, टफ भी कहते हैं। लेकिन टोलस नहीं है, क्योंकि टोलस एक हिम से संबंधित आकृति है, हिम के निक्षेप से संबंधित आकृति है। तो यहां का उत्तर हो जाएगा टोलस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, चीजें आपके सामने आ रही है और आप बिल्कुल आराम से इन चीजों को कर रहे होंगे, है ना। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अम्लीय लावा, घबराइएगा मत। आपने सर लावा में तो मुझे ये बताया था कि एक अम्लीय बताया था, और एक आपने बताया था क्षारीय लावा बताया था। एक बताया था सर आपने अम्लीय लावा, और एक बताया था आपने क्षारीय लावा। क्षारीय लावा को आपने पैठिक लावा भी कहा था सर। अम्लीय लावा के अंदर सिलिका की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है, यह बताया था आपने। अम्लीय लावा क्या होता है? गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है। जबकि क्षारीय लावा क्या होता है? पतला होता है। ठीक है ना, यह बहता है। ये चीजें बताई थी। अब देखिए अम्लीय लावा, इसमें मैग्नीशियम का उच्च प्रतिशत होता है, बिल्कुल नहीं, अम्लीय में सिलिका का प्रतिशत उच्च होता है। पैठिक लावा, सिलिका का निम्न प्रतिशत होता है, बिल्कुल।
पैठिक यानी क्षारीय हो गया, पैठिक यानी ये क्या हो गया, ये क्षारीय लावा हो गया। और यहां पर सिलिका का निम्न प्रतिशत होता है, ये सही है। और फिर आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन ये बोला कि कौन सा युग्म सुमेलित है, एक ही सुमेलित होगा, तो यानी ये आपके गलत हो गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा पैठिक लावा। ठीक है, तो अगर आप एक चीज भी जानते हैं ना तो भी आप उत्तर निकाल सकते हैं। यूपीएससी प्री 2006 का क्वेश्चन है ना। तो आप बड़े ध्यान से देखिए। और ये जो बच्चे आप है ना जो इधर उधर देख रहे हैं बेटा, ये सामने देखो, आप इधर उधर ना देखें। आप चाहे लाइव नहीं हो, लेकिन मैं देख रहा हूं आप जो दीवार के सिरहाना लगा के बैठे हैं आराम से, है ना, शांत तरीके से देख रहे हैं, वो यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखेंगे तो मजा आएगा। निम्नलिखित में से ज्वालामुखी उद्गारों में से कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक होता है? अभी भी बात की थी सर, आपने बताया था ज्वालामुखी के उद्गार की अवधि के आधार पर सक्रिय, सुषुप्त और आपके शांत। और उद्गार के अनुसार में होते हैं दो, एक तो केंद्रीय उद्गार वाले और एक होते दरार वाले। केंद्रीय उद्गार में बताया था आपने बताया था हवाईयन जो बिल्कुल शांत होता है, उसके बाद स्ट्रोमली थोड़ा सा विस्फोटक होता है, और फिर वल्केनियन होता है, और एक पीलियन होता है सबसे ज्यादा। अब पीलियन नहीं दे रखा तो इनमें से छांटना है। यूपीएससी प्री 2005 में मैंने बताया था क्रम ये था कि सबसे शांत हवाईयन, उसके बाद में स्ट्रोम्बोलियन, उसके बाद में वल्केनियन, और सबसे जो खतरनाक होता है ना वो पीलियन होता है, विस्फोटक होता है। चूंकि इसे पीलियन नहीं दे रखा तो इसका उत्तर हो जाएगा वल्केनियन, है ना। जैसा क्वेश्चन है, जैसा उसके ऑप्शन है, वैसा उसका आंसर है। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनीति तथा अभिनति में लावा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार की बनी आग्नेय शिल को किसे क्या कहते हैं? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको। बताइए आप क्या होगा, ये सब क्या है पहले बताइए आप। बैथोलिथ, एलेकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ क्या है? यूपी के टीजीटी एग्जाम में आया हुआ है। ये क्या है सब? ये सर मैग्मा का जमाव जो अंदर हो जाता है ना, तब उसकी आकृति है। जैसे धरातल हो गया, और मैग्मा का जमाव जब यहां से मैग्मा चैम्बर से निकल रहा है और मैग्मा का जमाव यहां पर हो जाता है, धरातल के अंदर होता है। कैसे होता है देखिए, ये ज्वालामुखी नली है। मैंने बताया था आपको कि अगर मैग्मा का जमाव अगर उत्तलाकार में हो जाए, बड़ी आकृति के अंदर हो जाए, तो उसे कहते हैं बैथोलिथ। क्या कहते हैं? बैथोलिथ कहा जाता है। जब मैग्मा का जमाव थोड़ा ऊपर की ओर वैसे ही गुंबदाकार में हो जाए तो उसे कहते हैं हम लेकोलिथ। क्या कहते हैं? लेकोलिथ। जब मैग्मा का जमाव तस्त्रीनुमा आकृति में हो जाए, अवतलाकार आकृति में हो जाए, तो उसे कहते हैं हम लेपोलिथ। क्या कहते हैं? लेपोलिथ। मैंने बताया था लेपोलिथ पैसे प्याला और पैसे प्याला आकार की है, इसे पकड़ लेंगे आप। जब मैग्मा का जमाव अपनति अभिनति यानी अपनति ऊपर उठना, अभिनति नीचे जाना, या लहरदार रूप में हो जाए, दो शब्द आ सकते हैं। अपनति भी आ सकता है, यूं भी आ सकता है कि अपनति के रूप में अभिनति के रूप में हो जाए, या फिर ये आ सकता है लहरदार के रूप में हो जाए, या फिर ये आ सकता है मोड़दार पहाड़ों के रूप में हो जाए, तो उसे कहते हैं फैकोलिथ। क्या कहते हैं? फैकोलिथ कहते हैं। जब मैग्मा का जमाव लंबवत रूप में हो जाए तो डाइक है। जब मैग्मा का जमाव आपके पास में मतलब कैसे हो जाए, समांतर रूप में हो जाए, तो उसे कहते हैं सील, और अगर पतली आकृति हो तो उसे कहते हैं शीट। अब देखिए आप, इसमें ये कह रहा है कि अपनति और अभिनति के रूप में, तो अपनति ये रहा, अभिनति के रूप में हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? अपन फैकोलिथ कहेंगे। ये क्वेश्चन देखिए आप बिल्कुल आसानी से कर पा रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा फैकोलिथ। लेपोलिथ प्यालीदार है या इसको अवतलाकार कहते हैं। बैथोलिथ बड़े गुंबद के आकार का है। लेकोलिथ छोटे गुंबद के आकार का है ना, जो परतदार चट्टानों के अंदर भी पाया जाता है। परतदार चट्टानों में ही पाया जाता है, मैंने बताया था। जब ज्वालामुखी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है उसे कहते हैं। देखिए पूरी कहानी क्या थी? पूरी कहानी ये थी कि आपके पास में धरातल है, ये आपके पास में मैग्मा चैम्बर है, यहां पर से ज्वालामुखी नली है, ये आपका पास ये क्या है? ये मैग्मा चैम्बर है। ये क्या है बेटा? ये मैग्मा चैम्बर है ना। बिल्कुल इंटरेस्टिंग, बिल्कुल रुचि से पढ़ना है बेटा आपको। जब समझेंगे ना, पढ़ेंगे तब मजा आएगा। और ये क्या है? आपके पास ज्वालामुखी नली है। ज्वालामुखी नली है। अब यहां से पदार्थ निकल रहे हैं, जहां से निकल रहे हैं उसे कहते हैं ज्वालामुखी छिद्र। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। फिर निकलकर यहां पर ये जमाव करते हैं, एक शंकु का निर्माण करते हैं। जब विस्फोट होता है तो ये बीच का भाग उड़ जाता है, उसे बोलते हैं पर क्रेटर। जब बड़ा भाग उड़ जाता है उसे कहते हैं कोल्डेरा, जिसको ज्वालामुखी का मुंह कहते हैं, है ना, क्रेटर को। तो जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है उसे क्या कहेंगे? यूपी के अंदर आया है, टीजीटी एग्जाम 2004 में आया हुआ है। ज्वालामुखी शंकु नहीं सर, ये तो जमाव है। कालडेरा
काल्डेरा, ज्वालामुखी क्रेटर, ये ज्वालामुखी छिद्र का बड़ा रूप होता है। लेकिन सबसे बड़ा रूप क्या होता है? कोल्डेरा होता है, कोल्डेरा। जैसे मैंने बताया था कि ज्वालामुखी झीलें जो बनी है ना, उसमें लानोर का नाम बताया था आपके पास में, महाराष्ट्र में, वो कोल्डेरा झील है महाराष्ट्र में। और एक हमारे पुष्कर राजस्थान में, वो भी एक काल्डेरा झील है। तो उत्तर हो जाएगा इसका काल्डेरा। ओके जी, कॉल्डेरा इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्रेटर तथा कॉल्डेरा स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब आप क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, आप हंसेंगे, यार इतनी इजी क्वेश्चन आते हैं क्या? और किन एग्जामों में आते हैं? यूपीएससी के एग्जाम में है, 1992 का प्री के एग्जाम है। इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर ये आसान इसलिए है क्योंकि आपने इनको पढ़ लिया है, नहीं तो आसान नहीं थे। तो क्रेटर तथा कॉल्डेरा स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उल्कापात? नहीं सर, ये तो ज्वालामुखी के पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ा था हमने। अप्रत्यक्ष जो प्रमाण थे वो थे ज्वालामुखी क्रिया, पवन क्रिया, हिमालय क्रिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी क्रिया, है ना। क्रेटर कॉल्डेरा तो उससे संबंधित है, बिल्कुल आपको सोचने की बात नहीं है। अगला देखिए आप, सील क्या है? अब सील दिमाग में आते ही आपके पास में ज्वालामुखी का जो आपके अंदर अंतर्वेदी स्थलाकृतियां बनी थी, मैग्मा ने बनाई थी, उनका नाम आएगा। तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं क्या क्या है। कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित लंबवत चादर। सर लंबवत चादर होगी, उसको डाइक कहेंगे हम। क्या कहेंगे? उसको डाइक कहेंगे। कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर, उसको हम सील कहेंगे सर। क्या कहेंगे? सील कहेंगे। मुड़ी हुई चादर, अब देखो मुड़ी हुई कह दिया ना, मैंने कहा था लहरदार भी कह सकता है, यहां पर मुड़ी हुई भी कह सकता है, यहां पर अपनति अपनति भी कह सकता है। तो ये हो जाएगा फैकोलिथ। ये क्या हो जाएगा? फैकोलिथ। आपको तैयार रहना है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। आप टीजीटी का, इन स्कूल लेक्चरर का एग्जाम का दे रहे हैं आप। और अवतल, देखो उत्तल आकृति ये होती है, आप बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए, आप साइंस के विद्यार्थी हो। अवतल ये होती है ना। तो ये का अवतल और तस्त्रीनुमा आकृति। अब मुझे बताइए क्या आंसर होगा इसका? अवतल और तस्त्रीनुमा आकृति क्या होगी? अब सर तस्त्रीनुमा तो याद नहीं, प्याला जरूर याद है, प्याला। और पै से आ जाएगा पै, तो यहां पर आ जाएगा लेपोलिथ। ठीक है ना। याद रखना आप कि लेपोलिथ तो क्या होती है? अवतल होती है। और जो लेकोलिथ होती है ना, लेकोलिथ, वो क्या होती है? वो उत्तल होती है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर आकृति सील होती है। और ये अगर एक और छोटी होती है और पतली होती है तो इसे कहते थे सीट कह देते हैं। इसी को क्या कह देते हैं? सीट कह देते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी नारकोंडम किस देश में स्थित है? अब आप सोचेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन है, देख भी लीजिए ना, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है 2014 के अंदर। भारत में, मालदीव में, श्रीलंका में, मलेशिया में। सर भारत में ही है। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप पर 2 ज्वालामुखी है, एक तो बैरन है सर और एक नारकोंडम है। आपका जो बैरन था सर वो तो सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। वो कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो उत्तर हो जाएगा भारत। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृति है? बाह्य स्थलाकृति की बात हो रही है, अंदर की नहीं हो रही है। सर अंदर में जो मैग्मा जम रहा था उनके नाम आपने बता दिए हैं। सील बताया है, शीट बताया है, डाइक बताया है, बेथोलिथ, लेपोलिथ। लिथ की बात आई है। लिथ यानी क्या होता है? चट्टान होती है। और बाहर क्या होगा? यूपीएससी के अंदर आया हुआ है, प्रवक्ता एग्जाम में, जीआईसी 2015 में। आप बताइए, सोचिए क्या होगा? सोचने की जरूरत नहीं है सर, इसका आंसर हो जाएगा क्रेटर एंड कॉल्डेरा। जो बाहर दिखते हैं, छिद्र होता है, छिद्र का बड़ा रूप क्रेटर, उससे बड़ा जो रूप होता है वो उसको कहते हैं कॉल्डेरा, जिसको ज्वालामुखी कुंड भी कहते हैं। ज्वालामुखी कुंड भी कहते हैं। और क्रेटर को क्या कहते हैं हम? क्रेटर को ज्वालामुखी मुख कहते हैं। याद रखिएगा, क्रेटर होता है ज्वालामुखी मुख होता है, ज्वालामुखी मुख होता है। और कॉल्डेरा को हम ज्वालामुखी कुंड भी कह सकते हैं, ज्वालामुखी कुंड भी कह सकते हैं। ओके जी। निम्नलिखित में से ज्वालामुखी में कौन सा भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? अब देखिए यहां पर मैं इसको बताना चाहूंगा आपको। आप इसको यहां पर देखिए, मैंने आपको जब बताया था कि इटली जो आता है, इटली में 2 सक्रिय ज्वालामुखी बताए थे आपको मैंने। एक तो बताया था एटना और एक बताया था स्ट्रोम्बली। और मैंने बताया था कि स्ट्रोम्बली जो है ना, वो इटली का एक द्वीप है। उस द्वीप का नाम है लिपारी द्वीप। क्या नाम है? लिपारी द्वीप पर स्थित है। और ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। याद कैसे करेंगे? जैसे लार निकलती रहती है ना, लार, आपके मुंह से लार क्या होती है? हमेशा निकलती रहती है, अनवरत निकलती रहती है। वैसे स्ट्रोम्बली से ज्वालामुखी सक्रिय है ना, तो ये हमेशा से लावा निकलता रहता है, लिपारी द्वीप पर है। जबकि एटना लिपारी द्वीप के पास में एक द्वीप है, उसका नाम है सिसिली द्वीप पर है।
है ना। लेकिन दोनों कहां पर है, इटली में है। दोनों कहां पर है, आपके इटली के अंदर है। ओके, तो यहां पर पूछ रहा है कि भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में किसको जाना जाता है, एटना को, विसुवियस को, एनालॉग को, या फिर एलोगन को, या स्ट्रोमली को। यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है, आप बताइए। अब आप सोच रहे होंगे सर उसको क्यों बता रहे थे आप, इतना सा बताना था मुझे, क्योंकि वहां पर सक्रिय ज्वालामुखी आपकी किताब में दे रखा है एनसीईआरटी में, और मैंने बता दिया आपको सक्रिय ज्वालामुखी प्रकाश स्तंभ का मतलब है कि भूमध्य सागर इतना बड़ा है, वो आपका ज्वालामुखी जल रहा है, यहां से लावा निकल रहा है, तो दूर से, यहां से दूर से देखेंगे ना तो वहां से लगता है लाइट हाउस का काम करता है। उत्तर हो जाएगा आपके पास स्ट्रोमली। क्या हो जाएगा, स्ट्रोमली, इटली में, लिपारी द्वीप पर। ओके जी, आगे देखिए, आगे आपके पास में है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये क्वेश्चन कब कर पाएंगे, जब आपको इनके आंसर आते होंगे। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, यहां पर देखिए, आपको ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ज्वालामुखी बेटा प्लेटो की बात करेंगे हम आगे, लेकिन फिर बताता हूं आपको कि ज्वालामुखी कहां पर ज्यादा आते हैं। जहां पर प्लेटें क्या होती है, जैसे मान लीजिए प्लेटों की बात की थी आपसे मैंने, कि प्लेटें जो होती है, जब यहां से रेडियो एक्टिव पदार्थ से, थोड़ा ध्यान से देखना, यहां से 7 तरंगे निकल रही है और ये विपरीत दिशा में जा रही है। कैसे जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है। एक तो ये आकृति हो गई, और एक क्या हो गई कि 7 तरंगे निकल रही है और एक दूसरे के पास में आ रही है, इस तरीके से। तो ये तो होती है अपसारी, दूर जाना, और एक ये होती है अभिसारी। जब अभिसारी गति होती है, यानी एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है, तो वहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं। और ज्वालामुखी कहां से आ रहे हैं, देखिए आप, यहां पर अंटार्कटिका में एक पर्वत है अरेबस। क्या नाम है, अरेबस। अरेबस पर्वत से, यहां से वो ज्वालामुखी शुरू होते हैं। अरेबस से एंडीज, एंडीज से रोकीज, देखना आप ध्यान से, रोकीज से अलास्का, और फिर यहां से क्यूराइल, सकलाइन, जापान, फिलीपींस, और फिलीपींस से आते हुए यहां तक आते हैं, और फिर मध्य महाद्वीपीय पेटी में मिल जाते हैं। इस कारण ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ पाए जाते हैं। यानी सर्वाधिक ज्वालामुखी कहां पर आते हैं, वो आते हैं टकराने वाली प्लेट पर, यानी अभिसारी प्लेट पर आते हैं। इसको आप कॉपी पेन करके नोट कर लीजिए, जहां पर प्लेटें टकराएगी ना वहां ज्वालामुखी आएंगे। दूसरी बात, कौन सी जगह पर आते हैं, ये प्रशांत सागर, प्रशांत महासागर उसकी मेखला में आते हैं, उसके चारों ओर आते हैं। शुरू कहां से होते हैं, अरेबस से होते हैं, फिर उसके बाद में इसको बड़े विस्तार से बात करेंगे अपन। अरेबस से होते हैं, फिर एंडीज दक्षिण अमेरिका का, रोकीज उत्तरी अमेरिका का, फिर यहां से आपके क्यूराइल, सकलाइन, जापान, फिलीपींस से होते हुए मध्य महाद्वीपीय पेटी जो जाती है, मध्य में से भारत में हिमालय से हो जाती है, उसमें मिल जाते हैं। इसी कारण ही प्रशांत महासागर को हम अग्निवेखला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्निवेखला भी कहते हैं। अब देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन, 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमाओं पर मिलते हैं। अभी बताया मैंने आपको, अभिसारी प्लेट सीमाओं पर मिलते हैं। क्या होता है समझिए, आप प्रशांत पर क्यों आ रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर प्रशांत में क्यों आ रहे हैं, मैं बता देता हूं आपको। ये एक प्लेट है, ये प्लेट कौन सी है बेटा, ये प्लेट है महाद्वीपीय प्लेट, क्योंकि यहां पर स्थल भाग। ये प्रशांत महासागर कौन सी है, ये आपकी कौन सी प्लेट है, ये आपके महासागरीय प्लेट है। अब देखिए महासागरीय प्लेट क्या होती है, भारी होती है, तो ये जब टकराती है तो ये जमीन, ये अंदर चल जाती है भूगर्भ में। अब अंदर जाएगी तो सारा पानी भी कहां जाएगा, पूरा पानी कहां जाएगा, आप यहीं पर है ना, सुन रहे हैं ध्यान से, पूरा पानी कहां जाएगा, भूगर्भ में चल जाएगा। अब पानी अंदर जाएगा तो ये क्या बनेगा, भाप बनेगा, और ये वापस आएगा और जोर लगाएगा, तो उससे क्या आएगा, उससे भूकंप भी आएंगे और ज्वालामुखी भी आएंगे। क्या आएंगे, भूकंप भी आएंगे और ज्वालामुखी भी आएंगे। ठीक है, तो 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट के सीमा पर मिलते हैं, ये तो सही है सब। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक भयंकर एवं विस्फोटक होता है, ये तो आपने बार बार बता दिया कि पीलियन बिल्कुल विस्फोटक होता है। भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रोम्बली एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रोम्बली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। लेकिन सर ये प्रसुप्त कैसे होगा, ये तो सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है, ये सही नहीं है। अगला भी पढ़ लेते हैं। जब ज्वालामुखी मर्तप्राय हो जाता है तो ज्वालामुखी पाइप के जमने के बाद लावा प्लग का निर्माण होता है। ये होता है कि जब ज्वालामुखी मर्तप्राय हो जाता है, यानी जब आपकी यहां से मैग्मा चैम्बर है, ये आपकी नली है, और ये आपका ऊपर यहां पर ज्वालामुखी आपका शंकु है। जब ये मर्तप्राय होता है तो यहां पर क्या होते हैं, पदार्थ जम जाते हैं, तो ये डोट का निर्माण होता है, एक तरीके से पाइप का निर्माण होता है, डोट पाइप। इसको बोलते हैं ज्वालामुखी प्लग। यानी अब आपका लावा मैग्मा बाहर निकल नहीं पा रहा है। तो हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है जो आप आराम से कर पा रहे हैं। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं, अभी बात आई थी यूपी पीजीटी का है, मध्य महाद्वीपीय पेटी,
हिंद महासागरीय पेटी, अंध महासागरीय पेटी या परिप्रशांत पेटी? तो उत्तर हो जाएगा परिप्रशांत पेटी। देखिए सर, ये परिप्रशांत पेटी है पूरी, यहां से लेकर ये प्रशांत महासागर की सारी पेटी है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आपके जापान का नाम सुना है ना आपने, जापान में आते ही हैं। ओके जी, आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एटना इटली में है सर। इटली में कौन सा द्वीप है सर? इटली में सर सिसिली द्वीप है। ओके जी सर। माउंट पोपा ये बर्मा में है, म्यांमार में है, ये भी आपने करवाया था। फ्यूजियामा ये भी बताया था सर आपने, ये जापान के अंदर है। क्राकोटेवा, कराकोटवा मलेशिया में नहीं है सर। क्राकोटेवा जो सुसुप्त ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के अंदर है। कहां पर है? इंडोनेशिया में है। और ये यूपीएससी प्री 1993 का एग्जाम का क्वेश्चन है जो आप कर पा रहे हैं। इसलिए जब मैंने आपको ये एग्जाम आपको एनसीईआरटी करते हुए बताया था, आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वहां पर नाम थे सक्रिय ज्वालामुखी के, इसलिए बताया था मैंने आपको। एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है ना। ये आपका उत्तर हो गया क्राकोटवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गार होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? मैंने उद्गार की अवधि में बताया था, जैसे आप बच्चे हैं, आप हमेशा सक्रिय रहते हैं, कभी ये काम कभी वो काम, तो आप सक्रिय हैं। जो थोड़े बड़े हो जाते हैं वो शांत रहते हैं, लेकिन उनको कोई परेशान करता है, छेड़ता है तो उनको गुस्सा आता है, तो वो सुषुप्त है। और जो बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? शांत रहते हैं। तो लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात फिर उद्गार हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सुषुप्त ज्वालामुखी। तो मर्त ज्वालामुखी, मैं इसके उदाहरण भी ले देता हूं, आपको बताए थे, मैंने बताए थे कोहे सुल्तान और देवमंद। ठीक है। सक्रिय का बताया था मैंने एटना और स्ट्रोमली, ये कहां पर है? इटली में है। और आपका बैरन भी है। और सुषुप्त ज्वालामुखी इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा जिसमें आपके विषुवेश इसका आंसर आ जाएगा। यूपीएससी प्री 1992 का कर रहे हैं क्वेश्चन आप। वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? मैंने कराया नहीं था, लेकिन ये आपको बताना बहुत जरूरी है। देखिए, यूपीएससी प्री 1991, यूपी पीजीटी 2006, यूपी पीजीटी टीजीटी 2013 सब में आया हुआ है। तो ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जहां पर, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? उत्तर है आपके पास ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि यूरोप के तो पढ़ ही रहे हैं आप, एटना, स्ट्रोमली। एशिया के अंदर आपने पढ़ ही लिया, नारकोंडम पढ़ रहे हैं, और भी है। अफ्रीका के अंदर भी हम किलिमंजारो, हम काफी चीजें पढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है। अब आप सोचेंगे सर ये दोबारा, ये तुमको आता है विनाशकारी? आपने बताया था कि उद्गार के जो उद्गार होता है उसके आधार पर, एक केंद्रीय उद्गार के आधार पर आपने हवाई बताया था, स्ट्रोमली बताया था, आपने वर्केन बताया था, आपने पीलियन बताया था। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक तो ज्वालामुखी उद्गार की अवधि के आधार पर, टाइमिंग के आधार पर, वो तो सक्रिय, सुषुप्त और मर्त है ही। सक्रिय, सुषुप्त और मर्त ज्वालामुखी है। और एक उद्गार कैसे हो रहा है? उद्गार ज्वालामुखी छिद्र से हो रहा है या फिर उद्गार कैसे हो रहा है? दरार के रूप में हो रहा है, उसके आधार पर ये प्रकार है ना। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, है ना। यूपी पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्वालामुखी चट्टानों में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज क्या है? ये मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन कराया था, आपको एक शब्द लिया था मैंने। अब आप खुद देखें क्या होगा। सल्फर होगा क्या, खनिज तेल, टीन तथा अभ्रक, या मैग्नीज तथा टंगस्टन? देखिए, ज्वालामुखी चट्टानों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला खनिज कौन सा होता है? यूपीएससी प्री 1992 का एग्जाम है, उसका क्वेश्चन है, और आप कर पा रहे हैं। इसका उत्तर जाएगा सल्फर। खनिज तेल कहां पाया जाएगा? ये पाया जाएगा अवसादी चट्टानों में। कहां पाया जाएगा? अवसादी चट्टानों में। खनिज तेल आप समझते हैं ना, अवसाद, जब आपके कार्बनिक पदार्थ दब जाते हैं तो वही खनिज तेल बनते हैं, वही पेट्रोल बनते हैं। और टीन तथा अभ्रक तथा मैग्नीशियम तथा टंगस्टन कहां पाया जाएगा? ये पाया जाएगा धारवाड़ चट्टानों में, है ना। भारत की धारवाड़ चट्टानों में पाया जाएगा। हमारा उत्तर हो जाएगा सल्फर। यानी ज्वालामुखी चट्टानों में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा हो गया? सल्फर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन अभी किया था, दोबारा आ गया। यूपी पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। मध्य महाद्वीपीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी, परिप्रशांत पेटी, अंध महासागरीय पेटी। ये परिप्रशांत पेटी है जो अरेबस पर्वत से, अब आप इमेजिन करें, एंडीज, रोकीज, फिर उधर से आपके क्यूलाइन है, क्यूराइल द्वीप समूह है, सखालीन है, जापान से होते फिलीपींस तक जाती है, और मध्य महाद्वीपीय पेटी में मिल जाती है। इसको अग्नि वेखला भी कहा जाता है। रिंग ऑफ, हाँ देखिए आ गया ना, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर कह दे या अग्नि मेखला कह दे, इसको क्या कह दे? अग्नि
अग्नि मेखला भी कह सकते हैं, हिंदी में कह देंगे अग्नि मेखला। किस महासागरीय पेटी को कहते हैं बताइए आप? अटलांटिक को कहते हैं क्या? नहीं सर। हिंद महासागर कहते हैं क्या? नहीं सर। प्रशांत महासागरीय पेटी को कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि यह सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं बेटा, है ना बेटा। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि ये आपके लिए जो मेरा प्रयास है ना, आपका आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और मुझे भी प्रेरणा कब मिलेगी? जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके लिए अच्छा है, आप मुझे इसके आंसर बताएं। क्योंकि मैं क्वेश्चन करने के बाद में आप जब पढ़ते हैं इसको पोज कर लीजिए, इसका आंसर दीजिए, खुद देखिए आप इसका आंसर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। तो प्रशांत महासागरीय पेटी इसका आंसर हो जाएगा। यूपी पीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से कर पा रहे हैं आप ना, कितना मजा आ रहा है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रशांत महासागरीय पेटी एक तरफ तो कहां टकरा रही है, देखिए एक तरफ तो टकरा रही है आपकी जो आपकी यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागर प्लेट टकरा रही है, यानी एक महाद्वीपीय है और एक महासागरीय है। इधर आपके अमेरिकन प्लेट और एक प्रशांत महासागर प्लेट। जब पानी जब ये महासागरीय प्लेट टकराएगी तो इस बात को समझिए, ये बेसिक है, पानी अंदर चल जाएगा धरातल में। अब जब अंदर चल जाएगा बिल्कुल, तो वहां पर वो भाप बनेगा, वहां पानी बनेगा और वो मैग्मा को पिघलाकर ऊपर लेकर आएगा, तो वहां पर ज्वालामुखी आने की ज्यादा संभावनाएं बन जाती है। और ज्वालामुखी आते भी वहीं पर है जहां पर आपको प्रशांत यानी पानी आपको मिलेगा, महासागरीय प्लेट आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अब मुझे बताइए, मैंने आपको प्लेटें बताई थी, आपको प्लेटें मैंने बताई थी, हम आगे पढ़ेंगे। जब दुर्बल मंडल में रेडियोएक्टिव पदार्थ है, दुर्बल मंडल बोलते हैं, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि स्थल मंडल जो 0 से लेकर 100 है उसके नीचे का भाग है, यानी अपर मेंटल के भाग है। वहां से सेवने तरंगे एक तो इस रूप में निकलेगी, यानी एक दूसरे से दूर जा रही है, ये तो होती है अपसारी, या फिर ये एक दूसरे के पास आएगी, ये होती है अभिसारी, या फिर प्लेटें एक दूसरे के सहारे सरकेगी, यानी एक तो इधर जा रही है एक इधर जा रही है, ये होती है आपके एक तरीके से अपभ्रंश के रूप में होती है, आपकी दरार पड़ जाती है। तो सर्वाधिक ज्वालामुखी कहां होते हैं? मैंने बताया था प्लेटें टकरा रही है, प्रशांत महासागर टकरा रही है, आपके यूरेशियन से टकरा रही है, और यहां पर टकरा रही है कहां पर? अमेरिकन से टकरा रही है, परे प्रशांत महा जो पेटी वो टकरा रही है, यानी ये घटनाएं कहां होगी? अभिसारी में आएगी। तो रचनात्मक प्लेट के किनारे नहीं, भ्रंश मेखला के सहारे नहीं, मोरदार मेखला के सहारे नहीं, विनाशात्मक प्लेट के किनारे। अब सर ये क्या आ गया, ये क्या आ गया? जो अभिसारी होता है ना बेटा, जब दो चीजें टकराती है तो बताइए रचना होगी या विनाश होगा? जब अपसारी, जब दो प्लेटें दूर जा रही है, समझिए आप, ये प्लेटें दूर जा रही है, ये प्लेटें दूर जा रही है, यहां से इधर इधर, तो अंदर से मैग्मा आएगा, मैग्मा आएगा तो यहां पर नया पदार्थ बनेगा नहीं बनेगा? यहां पर आपके पास नया पदार्थ बन जाएगा, और जब नया पदार्थ बन जाएगा तो ये रचनात्मक हो जाएगा। लेकिन जब प्लेटें एक दूसरे के पास में आ रही है, ऐसे और ऐसे टकरा रही है, तो एक प्लेट नीचे जाएगी एक प्लेट ऊपर चढ़ जाएगी, तो ये विनाशात्मक होता है। तो यानी या तो ये विनाशात्मक कहे तो भी इसका आंसर ये है, अभिसारी प्लेट कहे तो भी इसका आंसर यही है। तो अब विनाशात्मक प्लेट के किनारे आइए, यूपीएससी प्री 1992 का एग्जाम है या यूपी पीजीटी 2010 का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। समझ रहे हैं आप? रचनात्मक की जगह दूसरा नाम क्या दे सकता है? ये अपसारी दे सकता है, अपसारी। जब दोनों भैया आप मानिए जब दो व्यक्ति हैं वो दूर जाएंगे तभी तो कोई बीच में आएगा, यूं मानकर चलिए, तभी को बीच में आ जाएगा तो निर्माण हो जाएगा रचनात्मक। और जब दो व्यक्ति एक दूसरे से भिड़ेंगे तब किसी न किसी के लगेगी चोट, तो विनाशात्मक हो जाएगा। माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। माउंट एटना, सर ये माउंट एटना कहां पड़ा था? सर ये सक्रिय ज्वालामुखी का रूप है, आपने बताया था सर। ये कहां पर है सर? ये इटली में है सर, इटली में है। अच्छा सर, एक और बताया था सर आपने, स्ट्रोमली ज्वालामुखी बताया था सर आपने, स्ट्रोमली ज्वालामुखी बताया था। ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है सर, ये भी कहां पर है? ये भी इटली में है। लेकिन इटली में दो द्वीप बताया था सर आप। स्ट्रोमली सक्रिय है, सबसे ज्यादा सक्रिय है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो ये एक द्वीप है, उसका नाम है लिपारी द्वीप। लिपारी द्वीप, जैसे लार निकलती रहती है वैसे लिपारी द्वीप पर है। और लिपारी द्वीप के उत्तर में एक द्वीप है, उसका नाम है सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप, जहां पर माउंट एटना है। यूपीएससी प्री 1991 के एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए कराया मैंने आपको। तो लिपारी तो होगा स्ट्रोमली, आप एटना की बात कर रहे हैं, कोर्सिका भी नहीं है, ये तो स्ट्रोमली हो जाएगा यहाँ पर, इसका उत्तर तो स्ट्रोमली के अंदर होगा, है ना। तो सिसिली इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सिसिली द्वीप इसका आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है।
देखो, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील का मतलब क्या हो रहा है? जब आपके पास में से मैग्मा आ रहा है ज्वालामुखी नली से, ज्वालामुखी छिद्र बन रहा है, फिर जब यहाँ पर शंकु बनता है तो फिर क्रेटर, और जो बड़ा रूप जब धस जाएगा, बड़ा रूप धस जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से, तो कोल्डेरा बनता है और इसको कोल्डेरा झील भी कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कोल्डेरा झील एक तो लानोर है, जो कहां पर है? महाराष्ट्र में है सर, महाराष्ट्र में है। और एक कहां है? एक पुष्कर में है, पुष्कर में है, हमारे राजस्थान अजमेर में। तो वुलर झील जो आपके डल झील है, मीठे पानी की झील है, ये नहीं है सर, ये तो आपके कश्मीर में है। लोनार झील महाराष्ट्र में, ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। पुलिकट झील भी नहीं है, ये लैगून झील है। सांबर झील, ये तो एक तरीके से आपकी नमकीन झील है, ये भी एक लैगून झील के नमकीन लवणी झील के रूप में आती है। तो यूपीएससी प्री 1992 का एग्जाम है, उत्तर हो जाएगा लोनार झील। बड़ा ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ज्वालामुखी से आप समझिए, ज्वालामुखी का ऊपरी भाग पूरा उड़ गया है ना, और वहां पर जब बारिश हुई है तो पानी भर गया है किसी भी तरीके से, तो ये एक झील का निर्माण कर जाएगा। इसको क्या कहा था आपको पता हो तो? इस कोल्डेरे का एक नाम और बताया था मैंने, अवनमन कुंड बताया था मैंने आपको, या ज्वालामुखी कुंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ज्वालामुखी कुंड भी कह सकते हैं। तो कुंड यानी पानी भरेगा तो लोनार झील हो जाएगा। ठीक है, ओके जी, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। बताइए कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइए बेटा, आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे और आपको विश्वास हो रहा होगा। या सभी हमारे सर भी कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें, ये पढ़ें, क्योंकि वाकई में क्यों इंपोर्टेंस रखती है। आप आईएएस के क्वेश्चन कर पा रहे हैं बेटा, आप यूजीसी नेट इतना बड़ा टफ एग्जाम उसके कर पा रहे हैं, आप प्रोफेसर के क्वेश्चन कर पा रहे हैं केवल 11वीं की बुक से। और मैं अभी और भी क्वेश्चन है ज्वालामुखी से रिलेटेड जो है, लेकिन मैं करा नहीं रहा हूं आपको, मैं वही करा पा रहा हूं जो 11th के बेसिक से आपको टच करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, जिसमें आपको थोड़ा और सीखने को मिल रहा है। तो आप यूं ही पढ़ते रहिए, मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास आपके लिए अच्छा होगा। मैं अब नेक्स्ट आपको बुक का चैप्टर वो तो लेकर चलूंगा ही, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा जहां पर आपके साथ ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैप्टर को यानी इस वीडियो को देखने से पहले आप ज्वालामुखी से रिलेटेड जो वीडियो बनाया गया पहले आप उसको देखें, तब आप इसको करें, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मिलता हूं मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। आप यूं ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।